नमस्कार दोस्तों, लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। देखो, हम लोग पहले तो कल की क्लास से 3 होमवर्क देखेंगे। पहला होमवर्क है बायो फार्मा शक्ति पहल से रिलेटेड। ये हमने टॉपिक कल पढ़ा था, हम बता बजट में इसका मेंशन था और यहीं से हमने इसको स्टार्ट किया। अब देखो कह रहा कि जो इसमें एक बात बोली गई थी बायो फार्मा शक्ति के बारे में कि भैया बायो फार्मा जो संस्थान है उनमें विस्तार करना एक इसका लक्ष्य है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो पहले से मौजूद राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, एक तो उनकी मरम्मत करना अर्थात उनको आधुनिक और आधुनिकीकृत करना, ठीक है, लक्ष्य था। प्लस कुछ नए क्या है नाइपर्स ऐड किए गए हैं अर्थात राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान इसमें ऐड किए जाएंगे। तो कितना ऐड किए जाएंगे मैंने कल पढ़ाया आपको, ये एक तो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। होमवर्क में आप लिखना कि इतने न्यू नाइपर्स, ठीक है, हम समझ जाएंगे आप क्या कह रहे हो। दूसरा देखो मैंने लिखा है एनईपी 2026, एजुकेशन पॉलिसी नहीं है ये, जो हमने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का मसौदा जो हमने पढ़ा वो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने उसमें आपको दिया है। मैंने उसमें आपको क्वेश्चन दिया कि 2030 में और 2040 सॉरी 24 यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिख दो आप 2047, थोड़ा गलत लिखा गया था, ठीक है, 2030 और 2047, 2030 तक और 2047 तक हमने एक लक्ष्य बनाया है। वो क्या है, प्रति व्यक्ति बिजली खपत का एक लक्ष्य निर्धारित किया, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है बिजली खपत भी बढ़ेगी। तो कितना हमने बिजली खपत निर्धारित किया है, ठीक है, उसका लक्ष्य हमारा क्या है आपको बताना है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर ही क्या आपका, ठीक है, हमको पता है किलोवाट आवर ही हमारा यूनिट है। बेसिकली हम बोलते हैं ना इतना यूनिट उतना यूनिट, ठीक है। आप चाहो तो इसी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, तो थोड़ा साइंस वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आप होमवर्क बताओ कि हमने कितना लक्ष्य निर्धारित किया है। तीसरा, असम में हमको पता है इलेक्शन है और असम में भी एक सेतु का उद्घाटन किया गया जो गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से कनेक्ट करता है, ठीक है। कुछ स्पेशल विशेषताएं भी रखा है कुमार वर्मन जी के, कुमार भास्कर वर्मा सेतु इसका नाम है। एक्चुअली ये वर्मन डायनेस्टी से हमको पता है ये संबंधित थे। असम में 600 to 615 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। असम का स्वर्ण युग इसको कहते हैं, इस ड्यूरेशन को। इन्हीं के नाम पे एक्चुअली क्या ना एक सेतु का निर्माण किया गया। तो ये सेतु किस नदी पे निर्माण की गई है ध्यान रखना, और इस सेतु की कुल कितनी लंबाई है, ये 2 क्वेश्चंस इस सेतु से रिलेटेड। तो ये 3 आपका होमवर्क था और इसको कमेंट बॉक्स में आप सबको बताना है, खासतौर पे वो लोग जो कल की क्लास देखे होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम जो कहाँ कल जहां छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियाज 155 मिलियन स्टूडेंट मैंडेट 2026। इस टॉपिक को पढ़ाने के पहले मैं सोच रहा हूँ कि ना 1-2 बहुत मजेदार टॉपिक्स हैं, क्यों ना पहले वहीं से शुरू करें, मजा आएगा, ठीक है। और वो टॉपिक है आपका पेन्नैयार नदी जल विवाद। देखो ये नदी जल विवाद रिसेंट का नदी जल विवाद नहीं है, सामान्यतया ऐसे रिवर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो यूपी पीसीएस में 2 रिवर्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक तो आपसे क्या करेगा, इस पेन्नैयार नदी के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन ले लेगा कि भाई पेन्नैयार नदी के बारे में क्या ले लेगा कि भाई ये नदी कहाँ पे है, किन स्टेट के बीच में बहती है, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, इनमें क्या कोई बांध बनाए गए हैं, कोई डैम्स बनाया गया तो उन डैम्स का नाम आपसे पूछ सकती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे इस नदी के बारे में ले सकती है। अब मैंने कल आपको बोला था कि आपको एक नदी के बारे में तैयार करने के लिए, वो नदी थी आपकी ब्रह्मपुत्र। याद करो, होमवर्क को नोट डाउन करना मेरे भाई, ठीक है। आपको जो मैंने एक बुक बोली थी ना कि आप जीका करके मार्केट में बुक आती है, आप ले लो, उसमें आप सिंपली आप चाहो अपवाद तंत्र के टॉपिक में आप पढ़ दो ब्रह्मपुत्र के बारे में, आज जैसे भी पढ़ लो ब्रह्मपुत्र के बारे में। आज एक होमवर्क रिवर्स के बारे में दूसरा लो, ठीक है। मैं आपको बताऊं करेंट अफेयर से जिसके जितने क्वेश्चन आएंगे उससे ज्यादा हम आपको फंसाएंगे, ठीक है, विश्वास दिलाता हूं। आप आज जाओ, आज पढ़ो कावेरी नदी के बारे में, क्योंकि आज कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी का भी नाम आएगा, बट हम इसके बारे में थोड़ा इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपको देखना है, अभी टाइम है, ठीक है, मैं नोट डाउन कर रहा हूं, मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं होमवर्क, HW लिख दूं, आपका काम है कर लोगे। और हमारा जो फैमिली ग्रुप है ना वहां पे आप इस नोट को भेज भी सकते हो, हमें भी अच्छा लगेगा। देखो अब क्या है, एक्चुअली जो ये पेन्नैयार नदी है ये तमिलनाडु की दूसरी सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है। ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है कि ये तमिलनाडु क्या है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो बात यहीं से निकल के आती है भाई तमिलनाडु की फिर पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कावेरी के बाद यह तमिलनाडु की दूसरी सबसे लंबी नदी है, कावेरी के बाद। तो कावेरी क्या है, कावेरी इसका मतलब क्या निकलेगा, कावेरी
सबसे लंबी नदी किसकी? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की सबसे लंबी नदी है। इसी के लिए मैंने कहा कि कावेरी, क्या करो मेरे भाई, कावेरी को आप होमवर्क ले लो और इसको अच्छे से तैयार करो। वही चीज, कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है, इसके ट्रिब्यूटरीज कहाँ है, इसका मुहाना कहाँ पे है, ठीक है, डैम्स कौन कौन से इसके ऊपर, यही सब बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जानने होते हैं, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि जो ये आपका ये पेन्नैयार नदी है, जिसको हम लोग दक्षिणी पेनार के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण पेनार के नाम से भी जानते हैं, बस एक्चुअली क्षेत्रीय भाषा के आधार पर इसको पेन्नैयार कहते हैं, तमिल में इसको पेन्नैयार कहते हैं, दक्षिणी पेनार इसका जाना पहचाना नाम है। तो इस नदी, ये नदी कहाँ निकलती है? तो कर्नाटक की नंदी पहाड़ी से निकलती है। तो एक यहाँ पे आपको क्या पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि एक तरफ रीजनल पहाड़ियों के नाम लिख दे और दूसरी तरफ स्टेट लिख दे, आपको मैच कराना रहे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? नंदी पहाड़ी। जैसे आपको याद करो, गारो खासी जयंतिया के बारे में क्वेश्चंस बन के आते हैं, महादेव पहाड़ी के बारे में क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कल को नंदी पहाड़ी पूछ दे। नंदी पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और यहीं से आपकी कौन सी रिवर निकलती है? दक्षिणी पेनार नदी निकलती है, ध्यान रखना। और देखो इस नदी पे कुछ डैम्स बनाए गए, जैसे ठीक है, यहाँ पे देखो केल्लावर पल्ली, ठीक है, कृष्णागिरी, सथानूर, ये सब क्या है? ये सब इस पे डैम्स बनाए गए हैं। और इस पे जो सथानूर डैम है ना, ये इसका सबसे बड़ा डैम है। सथानूर डैम इसका सबसे बड़ा डैम है। तो हमने क्या देखा कि भाई इस पे बने डैम्स का नाम देखा, तो हमने इस पे डैम्स या जलाशय का नाम हमने देखा कि भाई इस पे ये डैम्स, ये जलाशय बने, ठीक है। तो कहां से निकलती है? कर्नाटक की नंदी पहाड़ी से, और इसकी ये वो हो गई। अब देखो यहाँ पे, अब चूंकि जो हमने नदी जल विवाद देखा, तो एक्चुअली जो ये नदी जल विवाद है ना, ये दो स्टेट के बीच में है, ठीक है। किसके बीच में? एक स्टेट है आपका तमिलनाडु, एक स्टेट आपका है तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु और ये कर्नाटक के बीच में ये नदी जल विवाद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो दक्षिणी पेनार नदी या पेन्नैयार नदी है, ये केवल इन्हीं दो राज्यों में बहती है। इसका एक छोटा सा, इस नदी का एक छोटा सा हिस्सा आप देखो कहां बनता है? आंध्र प्रदेश में भी बहता है। यानी ये नदी कुल 3 स्टेट में बहती है। पहला ट्रिक्स कहां पे है? यहां पे। हम लोग हेडिंग पढ़ के निकल लेंगे, ये बेसिक बात नहीं ध्यान देंगे और आंसर हमसे आयोग गलत करा लेगा। तो कितनी स्टेट से बह के गुजरती है? कुल 3 स्टेट से ये गुजरती है। यानी इसका अपवाह क्षेत्र जो है ना, जहां से नदी फ्लो करती है, तो कुल 3 स्टेट से फ्लो करती है। सर्वाधिक हिस्सा इसका कहां पे फ्लो करता है? तो सर्वाधिक हिस्सा इसका तमिलनाडु में है, फिर कर्नाटका में है, उसके बाद से आंध्रा में। कहां पे? सर्वाधिक तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, फिर आंध्रा, ठीक है ना। ये बात समझिए। अच्छा, ये हमने बेसिक समझ लिया। यहाँ पे देखो कुछ रिवर ट्रिब्यूटरीज का नाम है, इसकी सहायक नदियों का नाम है। एक इसकी जो रिवर का नाम है वो चिन्नार नदी, चिन्नार नदी, ठीक है, चिन्नार नदी। एक यहाँ पे मारकंडा नदी या मारकंडी नदी कहीं 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 बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी मुख्य सहायक नदी है और एक्चुअली ना यही नदी इस नदी के विवाद का कारण बनी है, ठीक है, मारकंडा नदी। ध्यान, ये इसकी मुख्य ट्रिब्यूटरी है। ये इसकी क्या है? ये मुख्य ट्रिब्यूटरी है। ये बेसिकली फ्लो करती है आपकी कहां से? कर्नाटक। फ्लो तो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में करती है, बेसिकली थोड़ा सा ओरिजिन वो कर सकते हैं कर्नाटक साइड का है। तो मारकंडा नदी हो गया। क्या हो गया भाई? मारकंडा नदी हो गया। अगर देखो पंबनार, वनियार, ठीक है, थुरिंजालूर, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज है। अब आपको क्या करना होगा? इन ट्रिब्यूटरीज को याद करना होगा। क्या करना होगा मेरे भाई? याद करना होगा। हमने देखा अब तक क्या? तो अब तक भाई हमने क्या देखा? अब तक हमने पेन्नैयार नदी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को समझा, देखा। ये बात होगी क्लियर? आ जाए भाई, आगे देखते हैं। अब देखो एक्चुअली विवाद क्या है, तो विवाद का आपको विषय बनाता हूं, ठीक है, विवाद का आपको विषय बनाता हूं। अभी रिसेंट में क्या ना, रिसेंट में तमिलनाडु आर्टिकल 131 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और बोली भाई नदी जल विवाद के लिए, चूंकि विवाद है तो एक अधिकरण हमको बताए कि अधिकरण बनाए जाते हैं, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण बनते हैं, इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट जो अधिकरण है वो बनते हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया भाई 1 माह के अंदर इस अधिकरण का गठन होना चाहिए। अब आपको फोकस होगा कि सुप्रीम कोर्ट सर कह रही है कि 1 माह के अंदर, यानी सुप्रीम कोर्ट बहुत फोकस इस अधिकरण को बनाने में बिल्कुल बात सही बात है। एक्चुअली ये मुद्दा तत्काल का नहीं है, मुद्दा पहले का है, लेकिन केंद्र सरकार बार बार इस अधिकरण को बनाने से बच रही थी। अब देखो होता क्या है, जब मान लो कि 2 स्टेट के बीच में कभी डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो हमको बताया कि हमारे पास एक अधिनियम है, उस अधिनियम का नाम है अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है 1956 का, 1956 का। तो पहले तो ये भी एक फैक्ट इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, कि अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम कब अधिनियमित हुआ,
ठीक है, तो ये अधिनियमित हुआ था 1956 में। तो एक्चुअली तमिलनाडु क्या करती है कि इसी अधिनियम के तहत, ठीक है, मैंने आपको एक प्रमुख नदी बताया था यहाँ पे, ये मार्कंडा नदी या मार्कंडेय नदी कहीं कहीं नाम मिलता है। इसी नदी पे क्या ना तमिलनाडु कर्नाटका डैम्स बना रहा था, ठीक है, तो जिसका विरोध किया तमिलनाडु ने, और इसी मतलब अधिनियम के तहत फिर क्या होता है कि तमिलनाडु कोर्ट जाती है, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट इस बात का आदेश देगा कि भाई कि ये काम करिए, आपको केंद्र सरकार की आप इन दोनों लोग के बीच में एक क्या करिए, एक अधिकरण, एक प्राधिकरण बनाइए, ठीक है, बेसिकली। लेकिन होगा क्या, पहले जब आदेश मिलता है तो एक वार्ता समिति बनती है, ध्यान देना, एक वार्ता समिति बनती है, और उस वार्ता समिति का एक्चुअली काम क्या होता है कि बातचीत करके एक नेगोशिएशन कमेटी बनती है, और उस नेगोशिएशन कमेटी का क्या काम है कि आप बातचीत करके इनके बीच के डिस्प्यूट को समाधान करें। हालांकि नेगोशिएशन कमेटी इस बात में सफल नहीं हो पाती है। बाद में नेगोशिएशन कमेटी भी बोलेगी काम करिए कि इनके बीच में एक जल विवाद अधिकरण बना दीजिए, लेकिन उसके बावजूद, इसके सुझावों के बावजूद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फिर नेगोशिएशन कमेटी का आदेश, लेकिन ये चीज टलता जाता है। फिर 2023 में फिर ये मुद्दा कोर्ट पहुंचेगा, और अभी रिसेंट में फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट बोलती है भाई 1 माह के अंदर अब आपको इनके बीच में क्या करना होगा, जल विवाद अधिकरण बनाना होगा। तो न्यूज में कहां से आपने ये मुद्दा समझ लिया। अब हमने क्या समझा यहाँ पे कि पेन्नैयार नदी का नाम, पहली बात तो, और हमने एक मुद्दा समझा कि जो इसकी सबसे सहायक नदी है जिसको हम मार्कंडेय नदी के नाम से जानते हैं, तो इसी पे डैम में बनना था। पूरी कहानी कहां पे, इस मार्कंडेय नदी के पास है। आप बोलोगे सर देखो कि वो बेल्ट है जहां पे मैसूर रास्ता, मद्रास स्टेट था। तो 1892 में एक्चुअली इस रिवर को लेके ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हुआ था। कब, 1892 में, ठीक है। और ये यही था कि भाई कि बेसिकली कोई किसी का एकाधिकार नहीं होगा इन डैम्स पे, ठीक है, इन नदी पे। लेकिन कर्नाटका कहता कि एक्चुअली जो 1892 का मद्रास मैसूर एग्रीमेंट था उसमें केवल पेन्नैयार नदी शामिल थी, उसके ट्रिब्यूटरी नहीं शामिल थे, मार्कंडेय का पानी उसमें शामिल नहीं था, उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं था। बल्कि तमिलनाडु कहता है कि जब हम बात करते हैं किसी बड़ी नदी के ऊपर एग्रीमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी ट्रिब्यूटरीज उसमें शामिल हो जाती है। समझ के बात को, यही झगड़ा का मुद्दा था और ये पूरी कहानी हमने समझ लिया। एक प्यारा सा टॉपिक यहीं पे नीचे और भी है जो बहुत मजा आने वाला है, और मेरा मानना है कि ये मेंस के लिए, मेरा मानना क्या है, इस बार आप 26 का मेंस लिखो और मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा बना के, मेंस में ये सॉलिड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और 26 का मेंस आप सबको लिखना ही है, ठीक है। इसके लिए भाई आपको एफर्ट झोंकनी होगी। इधर देखो रमन सर मेंस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, मैंने प्रीलिम्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया, और बेहतरीन काम करेंगे, ठीक है। जो दोस्त नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 1 कुजिन देना, एक डिस्ट्रिक्ट एक व्यंजन योजना स्टार्ट हुई। हमको पता है यूपी गवर्नमेंट ने 2017 में इसी टाइप की एक योजना स्टार्ट की थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक है। ताकि हम क्या करें, उत्पाद को की क्षेत्रीय पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दे सके। उसी के तर्ज पे हमने समय के साथ इसका स्टार्ट किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गेम स्कीम स्टार्ट किया, ठीक है। उसी के तर्ज पे हम आगे बढ़े तो एक जनपद एक व्यंजन योजना हमने स्टार्ट किया। और एक्चुअली इस योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्पेशल डे पे स्टार्ट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब इसको स्टार्ट किया गया तो गृह मंत्री अमित शाह जी शामिल थे, मतलब दोनों लोग की उपस्थिति में इस योजना को शुरुआत की। अब मैंने आपसे एक बात बोली मेरे भाई कि बहुत ही खास दिन की में इसको जारी किया गया, इसके लिए आपको इसका डेट याद करना पड़ेगा। देखो मैंने कल भी आपको एक डेट याद करा था, मैं फिर बोलूंगा आप ये डेट याद भी करो, ठीक है। देखो 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। फिर मैं एक होमवर्क आपको देता हूं, आप कमेंट, होमवर्क नहीं, इसको कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं चाहूंगा तुरंत का तुरंत आप लोग बताओ। चलो कमेंट करो, कमेंट ये करो, हमको बता भाई कि देखो यूपी का नाम संयुक्त प्रांत था जब हम आजादी पाए था, ठीक है। आजादी के पहले क्या नाम था, आजादी तक संयुक्त प्रांत नाम था। तो संयुक्त प्रांत एक्चुअली आपका कब, क्या तारीख थी, ठीक है, इन 2 तारीख में। और यहाँ पे ईयर तो आपको खुद बताना है, ईयर आपको खुद बताना है, ठीक है, जब संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश बनता है। तो ये होमवर्क है, ठीक है। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 20 या 21 में क्वेश्चन बन के आया था। तो 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं।
और इसी दिवस के अवसर पर हमको पता है, ठीक है, इसी दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ठीक है, ठीक है, और उसमें अमित शाह जी भी उपस्थित थे। तो देखो इस खास दिन पे हमने क्या किया, एक जनपद एक व्यंजन योजना का शुभारंभ किया, ठीक है, ज्यादा एक जनपद एक व्यंजन योजना का शुभारंभ किया। इसी दिवस के उपलक्ष्य में हमने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान भी दिया है, ध्यान, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के तहत क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश की वो प्रतिभाएं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सम्मान में वृद्धि की। तो हमको बताइए भाई, शुभांशु शुक्ला जी के बारे में भाई, मतलब ये एक ऐसी पर्सनालिटी है, शायद ही कोई ना इनको जानता हो, जो ना जानता हो वो शायद क्या है क्या उसके बारे में, ठीक है ना। तो शुभांशु शुक्ला जी, ठीक है, अलग पांडे सर हमको पता है पीडब्ल्यू के फाउंडर है, ठीक है। इसके बाद से भाई यहाँ पे इस तीसरी पर्सनालिटी का नाम देखिए, डॉक्टर हरिओम पवार है। ये तीन पर्सनालिटी को तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते होंगे, ठीक है। दो पर्सनालिटी का नाम जो आप भूल सकते हो उसमें दिमाग रखना, रश्मि आर्या का नाम आप बोल सकते हैं, तो हमको रश्मि आर्य का नाम ध्यान रखना, रश्मि आर्य का नाम अपने दिमाग में रखना है। और यहाँ पे एक पर्सनालिटी का नाम है डॉक्टर सुधांशु सिंह, ये सुधांशु सिंह। अच्छा ये डॉक्टर सुधांशु सिंह वही है क्या, मतलब अब ये मुझे नहीं पता भाई, माफ करना अगर गलत हो जाऊंगा मैं। अब वो शायद जो एक बहुत नॉलेज वाले बीजेपी की वो जो लीडर है, ठीक है, मुझे लगता है वही है क्या, बाकी सॉरी मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, देख लूंगा इसको। तो ये 5 पर्सनालिटीज का नाम आपको याद करना होगा। इनको क्या मिला इस बार का, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये पूरी पैरा ही पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आगे देखो क्या कर रहा है, कह रहा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मतलब भाई एक बड़ा फंक्शन था, एक बड़ा फंक्शन था। तो इसी के लिए क्या है, इस दिवस में हमने क्या किया, हमको पता है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान गवर्नमेंट चलाती है। इस अभियान का उद्देश्य है कि 1 लाख युवा उद्यमियों को पर ईयर, हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को क्या करना, इस योजना से जोड़ना। इसमें गवर्नमेंट 5 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त लोन प्रदान करती है, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट ने इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, उन जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया, उन जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया। तो इस योजना के तहत जिन 5 जिले के जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया, उसमें जिलाधिकारी का नाम नहीं इंपॉर्टेंट है, जिला इंपॉर्टेंट है, जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, अंबेडकर नगर और झांसी। अब इससे 2 फैक्ट्स निकलते हैं, देखो, यानी इन जिलों में जो स्टार्टअप्स है, जो युवा उद्यमी है, उनकी संख्या बढ़ रही है। ये बहुत पॉजिटिव संकेत है, ठीक है। हमने क्या फैक्ट्स याद किए, इतने फैक्ट्स हमको याद करना है। इतना फैक्ट तो प्रीलिम्स के लिए ऊपर लिखा था। अब देखो एक मैंने खींच दूंगा पेपर। तो पहली बात तो मैंने आपको समझा दिया, उद्देश्य क्या रहेगा भाई इस कुजीन योजना का, सिंपल सी बात कि जो खान पान की समृद्ध संस्कृति हमारे उत्तर प्रदेश में, उसको एक अंतरराष्ट्रीय पहचान, ठीक है, उसको राष्ट्रीय पहचान देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपको याद करने, अभी आप तो क्या याद करते थे, ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब देखो, ठीक है, चलो भाई मथुरा का पेड़ा तो हमको लगता है सबको पता है, गोरखपुर का लिट्टी चोखा भी हमको लगता है सबको पता होगा, ठीक है भाई। अब देखो अमेठी का समोसा, ठीक है, अमेठी का समोसा याद करो, सब याद करना होगा। इसमें अच्छी खासी बात है, 2-3 बार रटोगे आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है, ये दिमाग में अपने रखना, इसको आपको याद करना होगा मेरे भाई, ठीक है ना। ये मैं किसी ना तो किसी तरीके से कुछ ना कुछ शॉर्ट वीडियोस के तहत आपको बता भी दूंगा, समझा भी दूंगा, करा भी दूंगा, निश्चिंत रहना, ठीक है। अच्छा आते हैं हम लोग, ये फैक्ट्स है, फैक्ट्स को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात, प्यारी सी बात, छोटी सी बात क्या बोली गई है, जो कि अपने आप में एक केस स्टडी है। कह रहा है कि भाई कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन में एक बड़ी बात बोली गई है कि उत्तर प्रदेश वो फूड बास्केट बन चुका है। फूड बास्केट बनने के पीछे का रीजन यहाँ पे बता रहा है कि भाई कि हम राष्ट्र की जो टोटल खाद्यान्न का, फूड्स का उत्पादन होता है, टोटल कुल खाद्यान्न का, ग्रेन्स का उत्पादन है, उसका 20% कौन उत्पादन कर रहा है, उसका 20% अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादन कर रहा है। बहुत सारी चीजों में, जैसे गन्ना में तो हम सर्वाधिक उत्पादक करता है। इसके तहत जो कुजीन्स हैं उनको जीआई टैगिंग की जाएगी, ताकि उनके संरक्षण को गुणवत्ता में बढ़ावा भी मिल सके, ठीक है। ये सारी बातें हमने समझ ली पहले ही, तो हमने अब तक 2 पेजेस समझ लिए पहले 20 मिनट में। अब देखो आओ हम जो हमको जहां से टॉपिक स्टार्ट करना था, बट मैंने सोचा पहले मजेदार चीज पढ़ते ना यार, मजा आता है यार वहीं से। अगले देखिए, अगला जो टॉपिक है वो इंडियाज 155 बिलियन स्टूडेंट मैंडेट 2026। 1 मिनट में इस टॉपिक को समाप्त करूंगा। आपको बस ये दिमाग में रखना है कि देखो ये यहाँ पे क्या है, 155 मिलियन लिखा है। इसका मतलब क्या है,
इतने स्टूडेंट लिखा भी है 155 मिलियन स्टूडेंट, मतलब 18 से 23 आयु वर्ग के एज ग्रुप के भारत में इतने स्टूडेंट है, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर एक स्टडी करके एक रिपोर्ट दिया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, तो 3 संस्थानों के द्वारा। उन 3 संस्थानों का नाम क्या है, देखो यहाँ पे नाम लिखा है नाइट फ्रैंक, डेलॉयट इंडिया, दूसरा डेलॉयट इंडिया, और तीसरा क्या लिखा है, क्यूएस, ठीक है। यहाँ पे मतलब बेसिकली जो आपकी क्यूएस संस्थान है, यानी यहाँ पे लिखा है क्यूएस कॉकवेरी वेरेली साइमंड्स, ठीक है, एक्चुअली, ठीक है, इन 3 संस्थान के द्वारा, यानी क्यूएस, डेलॉयट इंडिया और नाइट फ्रैंक के द्वारा इसको संयुक्त रूप से ज्वाइंट रूप में इस इंडेक्स को जारी किया गया। बेसिकली इंडेक्स बताता है कि भारत कैसे हायर एजुकेशन में अपने आप को तेजी से उत्कृष्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है, और ये बताता है कि उसका क्या सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक बाजार पे, यानी ग्लोबल मार्केट पे, सोसाइटी पे, इकोनॉमिक पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है। इसका देखेंगे हम लोग, जैसे पीटी में हम लोग पहले पढ़े हैं, अब जो रिपीटर्स होंगे उनको बताओगा कि बहुत सारे फॉरेन कॉलेजेस के कैंपस भारत में खोले गए, जिसमें डीकिन विश्वविद्यालय का नाम है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस का नाम है। तो एक तरफ भारत के छात्र पहले कहाँ जाते थे, भारत के छात्र पहले विदेश पढ़ जाते थे, और अब विदेश यूनिवर्सिटीज क्या कर रही है, हमारे यहाँ अपने कैंपस खोल रहे हैं। तो एक तो ये उपलब्धि है एनईपी 2020 का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, कि भाई अब फॉरेन के कैंपस हमारे स्कूल में खुल रहे हैं, देश में खुल रहे हैं, और वो संचालित भी हो रहे हैं। गिफ्ट सिटी में कई ऐसे फॉरेन कैंपस है, ठीक है। एक तो ये शिफ्टिंग देखने को मिला है, और ये बात कौन बताता है, ये इंडिया 155 मिलियन स्टूडेंट मैंडेट में ये बात लिखी भी गई है, जो हम लोग जानते भी ऑलरेडी। 155 मिलियन वाला जो कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे लिख दिया गया, और इसमें बेसिकली क्या बताया गया है, टायर 1 टायर 2 सिटीज के बारे में, कि भाई कैसे टायर 1 सिटीज, टायर 2 सिटीज अपने आप को एजुकेशन में आगे बढ़ा रही हैं, और वो पॉजिटिव एजुकेशन में, मतलब जैसे कह रहा है कि दिल्ली, मुंबई और जो बेंगलुरु हैं, जो टायर 1 सिटीज हैं, कह रहा है कि इन सिटीज की विशेषता ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज के बीच में कोऑपरेशन, एक सहयोग देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी क्या है, नियोक्ता गतिविधि में वृद्धि हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लोग उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो उनको रोजगार भी मिल रहा है, ठीक है। तो वो बेसिकली करेक्ट कर रहा है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ जाओ कि ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो उच्च शिक्षा में वृद्धि हो रही है भारत में, उसका समाज में, अर्थव्यवस्था में पहचान बढ़ रही है, और वैश्विक पहचान बढ़ रही है। वैश्विक पहचान बढ़ रही है तभी तो फॉरेन इंस्टीट्यूट भारत आ रहे हैं, बस इतनी चीज बातें समझना होगा, ठीक है। देखो ये जैसे डीकिन विश्वविद्यालय भी गिफ्ट सिटी में आ चुकी है, यूनिवर्सिटी ऑफ, ठीक है, ऐसे कई सारे, जैसे ये साउथहैम्पटन, अभी हमने लास्ट टाइम पेपर में पढ़ा था कि आई थी, ठीक है, कुछ इसमें संचालित हो गई है, सिर्फ डीकिन विश्वविद्यालय संचालित हो गई है, बाकी सब अभी काम चल रहा है, ठीक है ना। तो और कुछ इसमें कुछ बात नहीं है, बस आपको इतना दिमाग में रखना है, ठीक है, और आपका काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट है स्वावलंबिनी योजना। देखो स्वावलंबिनी योजना में क्या क्या फैक्ट्स देखने हैं। स्वावलंबिनी योजना के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था मंत्री जी से, जयंत चौधरी जी से, जिसमें उन्होंने रिप्लाई किया। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है हम देखते हैं, ठीक है। फेब 2025 में, कब, फरवरी 2025 में, ध्यान रखना, फेब 2025 यानी फरवरी 2025 में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया था। जब हम बात करते हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, यानी यह कुछ फिक्स जगहों पे, टारगेटेड जगहों पे काम किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको व्यापक रूप में इसकी इंपैक्ट को देख के फैलाया जाएगा। जैसे इसको 5 राज्यों में स्टार्ट किया गया था, कितनी, 5 राज्यों में स्टार्ट किया था। असम पहला राज्य, मेघालय, मिजोरम 3, उत्तर प्रदेश 4 और तेलंगाना 5। इन 5 राज्यों में स्टार्ट किया था। पहले तो उन 5 राज्यों का नाम आपको याद करना है जहां पे स्वावलंबनी योजना को एज अ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। असम, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। असम, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है ना। असम भी नॉर्थ ईस्ट, मेघालय भी नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम भी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो 3 नॉर्थ ईस्ट के हो गए, एक सेंटर में हो गया तेलंगाना, और उत्तर प्रदेश नॉर्थ में हो गया, ठीक है। तो 3 नॉर्थ ईस्ट के, एक उत्तर प्रदेश, एक आपका तेलंगाना, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे 5 नहीं 6 उच्च संस्थानों में, यहाँ के 6 उच्च संस्थानों में, मतलब हर जगह 6 नहीं, ठीक है, देखना, में इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। बात क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है कि एक्चुअली जो स्वावलंबनी योजना है ये किनके माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, तो नोएडा के एक संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। अब उत्तर प्रदेश में शामिल है कि नहीं शामिल है, नोएडा के संस्थान से आप समझना कि उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ठीक है, जजरा। अब ये पेटी में क्वेश्चन देखो बन के आ सकते हैं, तो आज कह सकते हैं, आपको याद ही करना है, ठीक है ना। अभी योजना है क्या, समझाऊंगा सब चीज। तो बेसिकली नोएडा की एक संस्थान है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ठीक है ये,
और एक गुवाहाटी की संस्थान है भारतीय उद्यमिता संस्थान। इन दोनों के सहयोग से इस योजना को संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है, स्कूल में स्टार्ट किया गया तो बेसिकली छात्रों के लिए होगा, ठीक है, और छात्रों में फोकस छात्राएं हैं, तो बेसिकली छात्राओं में उद्यमिता सोच यानी जो इंटरप्रेन्योरशिप सोच है, जो माइंड है हम लोग कह सकते हैं या थिंकिंग है, उसको डेवलप करना उद्देश्य। जब से बात क्या है, गवर्नमेंट किस पे बात कर रही है, स्टेम सेक्टर की बात कर रही है। तो इस ना कि उद्यमिता मतलब छात्रों को ही उद्यमशील बनाओ, जाना इसके लिए इस योजना को संचालित किया जा रहा है। तो कल को वुमेन्स वेलफेयर में कुछ एग्जांपल्स रखना, गवर्नमेंट क्या कर रही है। यूपी में खासतौर पे हम इस एग्जांपल को यूज कर सकते हैं, GS5 में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्वावलंबनी योजना के बारे में, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में अपने रखना है कि उद्यमशील या इंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट क्या अप्रोच कर रही है, इस स्टार्टअप्स के लिए क्या कर रही है, तो इन चीजों को हम लोग समझा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहां पे लिखा है प्लास्ट इंडिया 2026। एक्चुअली ये एक सम्मेलन है, प्लास्ट इंडिया का ये 12वां सम्मेलन है, ठीक है, और ये प्लास्ट इंडिया का 12वां सम्मेलन। तो प्लास्ट इंडिया के बारे में लिखा है कि यह त्रैवार्षिक आयोजन है। प्लास्ट इंडिया क्या है, एक ईयरली नहीं त्रैवार्षिक आयोजन है। नाम में ही प्लास्ट है, प्लास्ट का मतलब प्लास्टिक से ही है, ठीक है, याद रखना। तो कह रहा है कि जब ये सम्मेलन प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन किया गया दिल्ली में, तो वहां पे एक रिपोर्ट जारी की गई, वहां पे एक रिपोर्ट जारी की गई, और उस रिपोर्ट का क्या नाम था, प्लास्टिक उद्योग स्थिति रिपोर्ट 2025, मतलब ठीक है। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट 2025 इस नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में देखो कुछ कुछ बातें हैं, बेसिकली उन चीजों को देखना है। हमको जो इंपॉर्टेंट लगा वो यहां पे देखो निकल लगा कि प्लास्ट इंडिया 2026 को शून्य अपशिष्ट प्रदर्शनी, ठीक है, शून्य अपशिष्ट प्रदर्शनी यहाँ पे देखो इंग्लिश लिखा है के रूप में आयोजित किया गया। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात रखी, तो मतलब शून्य अपशिष्ट प्रदर्शनी का सिंपल सा मतलब होता है, वही प्रदर्शनी लगी तो सिंपल सी बात है कि वेस्टेज कलेक्ट हुए होंगे, कचरा कलेक्ट हुए होंगे, ठीक है। तो सॉलिड जो वेस्ट था, तो जो ठोस कचरा था उसको निकाल के अलग कर दिया गया। बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण, कि ठोस कचरे को, गीले कचरे को सेग्रीगेट करना और पुनः उनको रिसाइकल करके यूज करना। तो बहुत सारा यूज भी हुआ था यहाँ पे। ये पूरे जो कार्यक्रम था, जो प्रदर्शनी थी, इसको जिसकी देखरेख में किया गया था वो था केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के देखरेख में, ठीक है ना। आपको बस दिमाग में ये रखना है कि समय के साथ हमने यहाँ पे देखो बता रहा है कि भाई पेट्रो इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया 1987 में, इसकी गठन किया गया था, जो कि मैं कहूंगा मत याद करो, आप बस दिमाग में रखो जो आपको दिमाग में रखना है। एक तो यहाँ पे लिखा है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, जब बता रहा है भाई ये फाउंडेशन है, तो इसको इसके तहत रजिस्टर्ड किया गया, इस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। आप बस इसमें मेरे भाई ये याद करो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था, 1860 में। कब आया था, 1860 में। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया, 1860 में। एक तो ये याद करो। समय के साथ हमने कैरी बैग्स, सबसे पहले हमने क्या किया कि 2021 में 75 माइक्रोन तक के जो कैरी बैग्स थे, अब जाओगे मार्केट में तो पूछते हैं आपको कैरी बैग चाहिए, तो हमने 75 माइक्रोन तक के कैरी बैग्स को पहले हमने बैन कर दिया। समय के साथ हमने उसको क्या किया, 120 माइक्रोन्स के बैग को हमने बंद कर दिया। एक इंपॉर्टेंट डाटा है, कभी भी आपको अगर वेस्टेज पे क्वेश्चन आ जाए मेंस में, ठीक है, तो आप समझा सकते हो। तो देखो प्लास्टिक खत्म मरता नहीं है, जिंदा रहता है, उसको रिसाइकिल करना बड़ा टफ है, होता ही नहीं है। वर्तमान में भारत में अभी भी एक सरकारी एक्सप्लेनेशन है, गवर्नमेंट का डाटा है, सरकार कहती है कि भारत में पर व्यक्ति का प्लास्टिक खपत कितना है, पर व्यक्ति प्लास्टिक खपत 11 किलोग्राम है, 11 केजी पर व्यक्ति क्या करता है, प्लास्टिक की खपत करता है। प्लास्टिक खपत कितना है, 11 केजी है, ये गवर्नमेंट डाटा है। अभी कितना माइक्रोन की प्लास्टिक के लिए बंद है, 120 माइक्रोन। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया, 1860 में, ठीक है ना। भारत कंटेनर शिपिंग लाइंस, हम लोग अब इनकी बात करेंगे। एक्चुअली जो भारत कंटेनर शिपिंग लाइंस क्यों न्यूज में है कि भारत अपना खुद का हम लोग कह सकते हैं कि कंटेनर कंपनी खोलना चाह रहा है या कंटेनर लाइन डेवलप करना चाह रहा है, ताकि हम वैश्विक निर्भरता को कम कर सकें, ठीक है, ताकि हम वैश्विक निर्भरता को कर सके, कम कर सके, और ग्लोबल जो मैरीटाइम ट्रेड है उसको बढ़ावा दे सके, ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड में को बढ़ावा दे सके, उसमें अपनी भूमिका को और ज्यादा वृद्धि कर पाए, ठीक है, सिंपल सा उद्देश्य। अच्छा देखो एक्चुअली यहाँ पे देखो बात कह रहा है कि यहाँ एक योजना की देखो बात किया गया है, कह रहा कि बजट 2026-27 में इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक योजना की बात बोली गई थी, वो था कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट स्कीम,
की बात बोली गई थी। तो पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट स्कीम की बात किस बजट में बोली गई, तो बजट 26-27 में। कब? बजट 26-27 में इसकी बात बोली गई है। और इसी ये जो स्कीम है जिसकी चर्चा बजट 26-27 में की गई थी, इसकी स्कीम के तहत, ठीक है, ये एमओयू हुआ है और 7 बड़ी संस्थानों के बीच में, ठीक है, ये कंटेनर शिपिंग लाइन को डेवलप करने के लिए एमओयू हुआ है। 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात इसमें बोली गई है। कितना? 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की इसमें बात बोली गई है। ध्यान रखना, 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात बोली गई है, ठीक है ना। तो वो 7 बड़ी कंपनीज को बहुत ध्यान से देखना, एटलीस्ट बस सुन लो, ठीक है। तो देखो, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप तो कभी नहीं आएगा, हो सकता है कोई 2 संस्थान लिख दे, इनके बीच में हुई है, ध्यान रखना। तो 7 बड़े संस्थान, यहाँ पे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देख रहे हैं, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पे चिदम्बरम पोर्ट देख रहे हैं, चेन्नई पोर्ट देख रहे हैं, बट ऐसे 7 संस्थान है। हमको देखो उन 7 संस्थान में से जो पोर्ट्स हैं, तो उन पोर्ट का कहाँ पे लोकेशन है, वो पोर्ट कहाँ पे स्थित है, वो हमारे लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बनकर, ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन बनकर पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बारे में यहाँ पे इन्हें भी जाने करके कॉलम में दिया है, जिसको हम लोग देख लेंगे। तो पहली बात क्या है, भारत कंटेनर शिपिंग लाइन क्या है, किनके किनके बीच में एमओयूज है, क्या उद्देश्य है, कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सब मैंने बता दिया। ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन यहां लिखा है जो कि पेपर में आ सकता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब वो क्या लिखा है, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, ठीक है, कह रहा है जो ये वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है, ये कहां पे है, तमिलनाडु में स्थित है। पहली बात क्या है भाई, कहां पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इसको कहीं नोट डाउन आप लोग करना है मेरे भाई, पीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थूथुकुडी या तुतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। कहां पे, तुतीकोरिन तमिलनाडु, ठीक है। बाद कह रहा है कि 2011 में तुतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के, पहले इसका नाम कह रहा है यहाँ पे कि तुतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट था, लेकिन बाद में नाम वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अगला JNPA पोर्ट, ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान दो, JNPA पोर्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी या प्राधिकरण। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। यहाँ पे चेन्नई पोर्ट की बात कर रहा है, चेन्नई पोर्ट की बात कर रहा है, तो चेन्नई पोर्ट तो भाई सिंपल सी बात है, चेन्नई में होगा, ठीक है, ठीक। यहाँ पे सागरमाला परियोजना की बात कर रहे हैं। कब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकृत किया था, तो ये पीटी का फैक्ट देखो यहाँ भी है, 25 मार्च 2015 को, 25 मार्च 2015 को, ठीक है ना। ध्यान रखना, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान कब लॉन्च किया गया, तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आपका 2021 में लॉन्च किया गया। अब इन ईयर्स को आप अरेंज करो, ठीक है। सागरमाला का ईयर कभी भी अरेंज क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पेपर में आ सकता है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कब आया, अक्टूबर 2021 में। कब आया मेरे भाई, अक्टूबर 2021 में। ये भी कभी भी अरेंजमेंट करें, 5 साल होने जा रहे हैं, ठीक है। ये चांस है कि पेपर में क्वेश्चन बन क्या जाए, क्योंकि 5 ईयर होने जाएंगे। आपका एग्जाम जब होगा ना, तब ये 5वां साल पूरा होगा और न्यूज में रहेगा, क्योंकि भाई 6 दिसंबर को आपका एग्जाम है, और तब देखना ये अक्टूबर के मैगजीन में सबसे पहले यही न्यूज रहेगा, और ये पूरी चांस से क्वेश्चन बन के आएगा। तो अभी तो एटलीस्ट डेट लिखा है, तो डेट ही याद करो आप, ठीक है। लास्ट पे जो हमारा है वो है पीएम मित्र पार्क के बारे में। हमको पता है जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इस पूरी योजना को रेगुलेट कर रही है। हमको जो इन फैक्ट्स को ध्यान देना है, तो देखो अभी हमारे पास कुल कितने पीएम मित्र पार्क हैं, तो 7 पीएम मित्र पार्क है। किन किन जगहों पे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, तमिलनाडु में एक है, तेलंगाना में एक है, गुजरात में एक है, कर्नाटक में एक है, मध्य प्रदेश में एक है, उत्तर प्रदेश में एक है, महाराष्ट्र में एक है। तो ये 7 राज्य हैं जहाँ पे क्या है, जहाँ पे पीएम मित्र पार्क स्थापित है। कहाँ पे, फिर से समझ जाओ, तमिलनाडु, कहाँ पे आई, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 5 जगहों पे, ठीक है, इन 5 जगहों पे पीएम मित्र पार्क खोले जा रहे हैं। तो पहले तो हम लोग ये जान लिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, मध्य प्रदेश के धार में, कर्नाटक के कुलबुर्गी, ठीक है, कुलबुर्गी में, गुजरात के नवसारी में, ठीक है, महाराष्ट्र के अमरावती में। इतना नहीं, बट एटलीस्ट ये 7 हमको दिमाग में रखना चाहिए। तो पहले, और ये पेपर में आया हुआ फैक्ट है, ऐसा नहीं कि आप पहली बार मैं कोई 30 खान बन के बोलना कि आ जाएगा। अब वो क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली पीएम मित्र पार्क के बारे में भी मिनिस्ट्री ने एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसकी वजह से न्यूज में है। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि पीएम मित्र पार्क एक्चुअली बनते कैसे हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि इसके लिए राज्य सरकार ही डिसाइड करेगी, ठीक है, राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा और उसको 1000 एकड़ जमीन हमको देनी होगी। वो जमीन सतत होनी चाहिए, मतलब जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 500 एकड़ यहाँ दो गोरखपुर में, 500 देवरिया में दे दो, नहीं, एक पास 100 एकड़ जमीन, सॉरी 1000 एकड़ जमीन हमको एक पास चाहिए, सतत चाहिए और बाधा रही चाहिए। मतलब वैसा नहीं हो कि उसको लेकर कोई इंसान कोर्ट चला जाए, उसमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है, एनजीटी से क्लियरेंस, सारी क्लियरेंस
आप 100% केवल लैंड दे दो, तब आपके यहाँ पीएम मित्र पार्क बन पाएगा। ठीक है, तो ऐसे 7 जगहों पे भी प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, देश के हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मतलब हमारे नहीं। तो 1000 करोड़, फिर इस पे गवर्नमेंट क्या बनाती है भाई, 1000 एकड़ जब गवर्नमेंट दे रही है तो एसपीवी बनाती है, यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाती है। ठीक है, इस एसपीवी में जो 51% कंट्रीब्यूशन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का, और 49% कंट्रीब्यूशन क्या होता है आपका केंद्र सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, बाद में एसपीवी क्या करेगी, एक कंपनी हायर करेगी और यही कंपनी क्या करेगी, उस पूरे टेक्सटाइल पार्क को डेवलप करती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, यही सारी बातें इसमें समझाई गई हैं। आपको बस ये कहानी याद करनी है और कुछ नहीं, आपको बस ये कहानी याद करनी है और कुछ नहीं, इसके अलावा आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और आपके लिए कुछ दिया भी नहीं है जो आपके लिए। कल हम लोग यहाँ से क्वेश्चन अपना करना स्टार्ट करेंगे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, ये हमारा लेक्चर 3 होगा। ठीक है, मैंने बोला था 30 मिनट का टाइम दीजिए, एग्जैक्ट 35 मिनट हो रहा है। पहला 4 मिनट हमने क्वेश्चन होमवर्क दिया था। अब चलो भाई जो होमवर्क दिया था वो करा ही देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने बोला बायो शक्ति पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्चुअली जो नए पद संस्थान है वो 3 नए खोले जाने वाले हैं। जिन्होंने आंसर दिया होगा ध्यान रखना, 3 न्यू इसका आंसर बनेगा। तो टोटल अब कितने हो जाने वाले हैं, 7 पहले है, 3 नए खुल रहे हैं। तो जब ये संचालित हो जाएंगे तो टोटल 10 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एक तो आंसर ये आ गया। 2030 तक 2000 किलोवाट आवर, ठीक है, यानी यूनिट्स का टारगेट है, और 47 तक कितना, 4000। ये आंसर मिलेगा आपको। नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। किलोमीटर 1.24, यहां देख लेता हूं मैं, 1.24 किलोमीटर। ठीक है, 1.24 किलोमीटर। ठीक है ना, होमवर्क का भी आंसर मिल गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब कल, आज की क्लास का होमवर्क कल दूंगा। ठीक है, आज बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स थे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।